Good afternoon. Yesterday I started a lesson. Its name is The Portrait of a Lady, written by one of the finest novelist, Khushwant Singh. In this depiction, in the depiction of words, it is a sort of memoir, and in this memoir, the author tries to share his all experiences related his granny, and what was her appearance, what was she looked like, and how did she help the author tried to express in this story, in this memoir. तो कल हमने पढ़ा किस तरीके से उनकी दादी का अपीयरेंस था, क्या क्या वो दादी करती थी. आगे इस चैप्टर के अंदर हम और पढ़ेंगे. उन्होंने सबसे पहले बताया कि उनकी दादी को जब से उन्होंने बचपन से देखा था, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, वो थोड़ी सी फैट थी, झुकी हुई थी. उनके दादाजी जिनकी एज लगभग 100 के आसपास लगती थी, 100 साल की उनकी उम्र लगती थी, उनका एक पिक्चर, एक फ़ोटो जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर टंगा हुआ था, और उनकी वाइट कलर की दाढ़ी थी. उनको देख के ऐसा कभी भी नहीं लगता था, उनके दादाजी को देख के, ऑथर के दादाजी को देख के ऐसा कभी नहीं लगता था कि वो कभी यंग हुआ करते थे. उनके भी वाइफ थी, उनके भी बच्चे थे, ऐसा उनको देख के नहीं लगता था. और अब चूंकि उनके दादाजी हैं नहीं, तो उनकी दादी जिनको ऑथर देखते हैं, बचपन से अपने देखते आ रहे हैं, 20 ईयर से देखते आ रहे हैं, उनके चेहरे पे, दादी के चेहरे पे लाइंस हैं, और लाइंस हैं एज के कारण, रिंकल्स हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियां हैं, उनका पूरा शरीर जो है वो सिकड़ा हुआ है, उनकी कमर है वो झुकी हुई है, एक हाथ के अंदर माला है, और हमेशा वो कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, अपने पोते को सपोर्ट करती हैं. आगे क्या कह रहे हैं वो, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. ये कल मैंने सेंटेंस का डिस्कशन किया था कि जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों साथ में हो तो आपको सबसे पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करना है. सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, इस तरीके से 2, 3, 1 का फॉर्मूला यूज होता है सिंगुलर के अंदर, और प्लूरल के अंदर फॉर्मूला यूज होता है 1, 2, 3 का. यदि एनॉयंस है, यदि कंप्लेन है, यदि नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो भी 1, 2, 3 का फॉर्मूला यूज होता है, फिर चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है. इस तरीके से इसका डिस्कशन मैंने कल डिटेल में किया, आप लोग उस वीडियो को देखिएगा. माई पेरेंट्स, अब ये कह रहे हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. My parents left me with her when they went to live in the city. We were constantly together. She used to wake up me in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब आगे ये राइटर कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी जो हैं वो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी दादी के पास में छोड़ दिया था. कब? जब वो सिटी के अंदर चले गए थे, जब वो सिटी में रहने लगे थे, उस टाइम उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास में छोड़ दिया था, और तब से हम एक साथ में रह रहे थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. मेरी दादी जो है वो मुझे जल्दी उठाती थी, मुझे जल्दी तैयार करती थी, और क्या करती थी वो, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. स्कूल जाने के लिए वो मुझे तैयार करती थी. मेरी दादी मुझे बहुत जल्दी उठा देती थी, मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी. और सी यूज्ड टू मेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. अब वो दादी जब मुझे तैयार करती थी और स्कूल भेजने के लिए मुझे तैयार जब करती थी, तो साथ ही साथ में वो एक मोनोटोनस, एक अजीब सी, मतलब उदासीन वाली सी आवाज के अंदर वो कुछ ना कुछ हल्का हल्का गाती थी, ताकि मैं भी उसको सुन सकूं और मैं भी उसको याद कर सकूं. लेकिन आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट. ऑथर कह रहे हैं कि मैं अपनी दादी की ये जो भी गाना वो भजन गाती थी, जो भी गाना गाती थी, मैं उसको सुनता जरूर था, क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी. लेकिन कभी मैंने अपने आप को इस कारण परेशान नहीं किया, यानी मैं उसको याद नहीं करना चाहता. ऐसी फालतू की परेशानी को कौन याद करे, फालतू के भजन वगैरह को कौन याद करे, ऐसा ऑथर सोचते हैं. उनको लगता था कि मैं ये याद वगैरह नहीं करना है मुझे तो बस उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, इसलिए मैं अपनी दादी की आवाज़ को सुनता था. और
Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick steel chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several steel chapatis with her for the village dogs. अब आगे वो कह रहे हैं कि जब मैं तैयार हो जाता था तो मेरी दादी मेरे लिए एक वुडन स्लेट जो है, लकड़ी की स्लेट, उसको पट्टी को एक लेके आती थी साफ करके, येलो चौक उसके साथ में, फिर एक रेड पेन उनके साथ में, और मेरे लिए कुछ बची हुई रात की जो चपातियां होती हैं, जो रोटियां होती हैं, उस पर एक मक्खन और शक्कर लगा के वो मेरे लिए लाती थी, और कुछ एक रोटियां बची हुई रात की जो है वो कुत्तों के लिए अपने साथ में रख देती थी ताकि वो गांव में जो भी कुत्ते हैं उनको वो दे सके। अब इसमें जो दो टेंस यूज हुए हैं मैं उसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो है, एक तो है पास्ट परफेक्ट टेंस। सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, इसके आगे भी पूरा है सेंटेंस, लेकिन मेरा डिस्कशन सिर्फ इसी सेंटेंस के ऊपर है। ये है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आपने शायद पढ़ी होगी या सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्मूलों पे ध्यान दिया होगा तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अकेले पास्ट परफेक्ट का कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं है इंग्लिश के अंदर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल, बट अ माइनर डिफरेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड। आपको एक छोटा सा डिफरेंस है उसको समझना चाहिए। यदि मैं ऐसा लिखूं कि आई वेंट टू जयपुर, और आई हैड गॉन टू जयपुर, पहला टेंस है आपके पास सिंपल का और दूसरा है परफेक्ट का। दोनों ही सेंटेंस का यदि आप ट्रांसलेट करोगे तो मैं जयपुर गया और मैं जयपुर गया था, इसमें आपको कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आएगा। लेकिन एक जो माइनर सा डिफरेंस है कि पास्ट के किसी टाइम के अंदर, जिसको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, किसी टाइम के अंदर पास्ट के मैं गया था, उस टाइम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? एक लंबा पास्ट बीत जाने पर, एक लंबा जो पास्ट का टाइम है बीत जाने पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अकेले पास्ट परफेक्ट का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। कुछ एक कंडीशन में, जैसे ऑलरेडी यदि लग जाए, इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे ऑलरेडी का यूज हुआ है, और दो टेंस एक साथ में है। आपने कई बार जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरीके से सेंटेंस आपने खूब सारे देखे होंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपने भरी होगी, उसमें आप देखते होंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल, सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी एक्सिस्टेंट, कोई भी अस्तित्व नहीं है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अकेले का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के। एक्सेप्शन सबसे बड़ा तो ये है कि यदि लंबा टाइम बीत चुका हो तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, जिसमें ऑलरेडी का भी यूज होता है। और दूसरा, अकेले पास्ट परफेक्ट टेंस कभी नहीं आता है, अपने साथ में एक और टेंस उसके होता है, वो फिर पास्ट का कोई भी हो सकता है। पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट तो है ही। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह ये दोनों टेंस का यूज, यानी सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले का कोई भी एक्सिस्टेंस इंग्लिश ग्रामर के अंदर नहीं है। और इसी के साथ में शी यूज टू वेक मी अप, ये भी है अपनी आदत को दिखाने के लिए। जब भी हम यूज करते हैं शी यूज टू, यूज टू जो है आपको मालूम है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर यूज होता है हैबिट को दिखाने के लिए।
और यहाँ पे टू और वेग जो है वो यूज टू है, तो वेग है इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि टू लगा हुआ है तो उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। और यदि मैं ऐसा सेंटेंस लिखूं, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, यहां पे जो सिंग है इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल सी बात कही जाए तो आप ऐसा कह सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके पीछे एस और यस नहीं लगा हो और आगे टू नहीं हो उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जिस वर्ब के आगे टू लगा हुआ उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होता है? जिसका टाइम, टेंस, पर्सन और सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर के कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता हो, उस वर्ब पे इफेक्ट नहीं पड़ता हो, उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। अब ये कह रहे हैं कि मेरी दादी जो है मुझे जल्दी उठा देती थी सुबह, फिर मुझे तैयार करती थी। वो जो भजन हमेशा गाती थी वो ये चाहती थी कि उसको मैं भी सीखूं, मैं भी उसको गाऊं। लेकिन मुझे मेरी दादी की आवाज़ जो है सुनना बहुत पसंद था, इसलिए मैं उनको सुनता था। लेकिन मैंने अपने आप को कभी ये परेशान नहीं किया उस गाने को याद करके। अब उसके बाद में जब वो मुझे उठाती थी तो मैं तैयार हो जाता था, वो मुझे तैयार करती थी। और उसके बाद में मेरी स्लेट है, मेरी चौक है और कुछ ठंडी रोटियां हैं, उसके ऊपर मक्खन और शक्कर लगा के वो मुझे देती थी। और साथ में कुछ एक ठंडी रोटियां अपने साथ में भी लेती थी ताकि वो कुत्तों को दे सके। और फिर वो क्या करते थे? माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब ये आगे कह रहे हैं कि मेरी दादी जो है वो भी मेरे साथ में स्कूल चलती थी। क्यों? वो भी मेरे साथ में स्कूल क्यों चलती थी? विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि स्कूल और टेम्पल जो है एक मंदिर, वो अपने मंदिर दर्शन करने के लिए जाती थी, भजन करने के लिए जाती थी। और स्कूल और मंदिर जो है वो दोनों ही अटैच थे। तो क्या होता था? द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. जो प्रीस्ट है वो हमें मॉर्निंग प्रेयर भी यानी प्रार्थना भी सिखाते थे, अल्फाबेट भी सिखाते थे। और हम जो है एक रो में बैठ के, एक लाइनों में बैठ के उन प्रेयर को, उन अल्फाबेट को गाते थे साथ ही साथ में। और क्या होता था? व्हेन वी द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कॉरस, यानी एक झुंड में, कॉरस कहते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो यानी एक झुंड के अंदर हम सारे लोग जो हैं एक सारी लाइनें बच्चों की बना दी जाती थी। प्रीस्ट पुजारी मंदिर का है, वो हमें अल्फाबेट सिखाता था, हमें वो मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था और वो हम वापस रिपीट करते जाते थे, वापस गाते थे। मेरी दादी जो है वो मंदिर के अंदर बैठ के कई सारे ग्रंथ, कई सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। उसके बाद में क्या होता था? when we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब वो कह रहे हैं कि जब दादी का अपने सारे धर्म ग्रंथ जो भी हैं, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ लेती थी और जब मेरी भी स्कूल पूरी हो जाती थी तो हम वापस एक साथ में घर के लिए निकलते थे। और फिर हम कुत्तों को रोटियां फेंकते जाते थे। वो कुत्ते जो हैं आपस में लड़ते झगड़ते हमारा पीछा करते थे और हमारे घर तक वो पीछे आते थे। और वो कुत्ते हैं वो आपस में लड़ते थे रोटियों के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब ये ऑथर कह रहे हैं कि जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सेटल हो गए, ये तो मेरी गांव की लाइफ थी, उन्होंने बताया राइटर ने कि मेरी गांव की लाइफ थी। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से सेटल हो गए सिटी के अंदर, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया अपने पास में
और ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज। अचानक से मेरी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ये था, ये हमारी फ्रेंडशिप का, जो हमारे रिलेशन का, मेरी दादी और मेरे जो फ्रेंडशिप थी उसका टर्निंग पॉइंट कब आया, जब उनके पेरेंट्स ने उनको सिटी के अंदर बुला लिया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माय ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। हालांकि मैं अभी भी अपनी दादी के पास में ही रहता था, एक ही रूम के अंदर हम रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी जो है वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं आती थी। पहले जिस तरीके से वो मेरे साथ में जाती थी, अपने मंदिर के अंदर वो धर्म ग्रंथ पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मैं जिस तरीके से प्रेयर करता था, मैं जिस तरीके से अल्फाबेट सीखता था, उसके बाद में रोटियां देना कुत्तों को और सुबह के लिए फटाफट से तैयार होना, ये सारा रूटीन था। एकदम से उसमें चेंज इसलिए आ गया क्योंकि राइटर और राइटर की दादी जो है दोनों ही, राइटर अपने पेरेंट्स के पास में चला गया और वहां पे राइटर का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कर दिया। अब उसकी दादी उसके साथ में नहीं आती थी। जिस तरीके से जो गांव का रूटीन था राइटर के साथ में, वो अब यहाँ पे नहीं था। और I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब हमारे जो शहर में घर था वहीं पे खूब सारी चिड़ियाँ आती थी, तो उन चिड़ियों को मेरी दादी दाना डाल देती थी, क्योंकि सिटी के अंदर कोई भी गलियों में, सिटी के अंदर कुत्ते नहीं थे। जिस तरीके से गांव में कुत्ते थे उनको रोटियां देती थी, इस तरीके से वहां पे कोई कुत्ते नहीं थे, तो इसलिए अपने जो भी दाना वगैरह होता था अपने कोर्टयार्ड के अंदर, अपने आंगन में ही वो उस पर उसको चिड़ियाओं को दाना डाल देती थी। यहाँ पे है देयर वर नो डॉग्स। आपने ये वर्ड देखा होगा देयर, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर का यूज कब किया जाता है? जब आपको कोई इंट्रोडक्शन देना हो, किसी भी सब्जेक्ट को बताना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये होती है, जैसे देयर इज अ बॉय और देयर आर बॉयज। अब हेल्पिंग वर्ब या कॉपुला, इसको कॉपुला भी कहते हैं, इस आरएम को कॉपुला भी कहते हैं, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है देर से, यानी देर के कारण यहाँ पे इज नहीं आया, बल्कि अ बॉय के कारण यहाँ पे इसका यूज हुआ है। बॉयज का जो है उसके कारण, बॉयज सब्जेक्ट है, बॉयज के कारण यहाँ पे आर यूज हुआ है, ना कि देर के कारण। यानी जो हेल्पिंग वर्ब आप देर के साथ में यूज कर रहे हो वो आगे जो सब्जेक्ट है उसको देख के आपको यूज करना है। यहाँ पे यदि बॉयज हैं तो आपको आर का यूज करना है, यहाँ पे बॉय है तो इसका यूज करना है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। देर का इस पे कोई रोल नहीं है, देर को क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। तो यहाँ पे डॉग्स हैं इसलिए यहाँ पे देयर वर आया है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। एज द years rolled by we saw less of each other. For times she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. अब उन्होंने कहा As the years rolled by we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए हमने एक दूसरे को इतना नहीं देखा, क्योंकि मैं अपने स्कूल एक्टिविटीज के अंदर स्कूल में बिजी हो जाता था और हमारा इतना मिलना नहीं हो पाता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ टाइम तो उन्होंने मुझे जल्दी उठाया, कुछ टाइम उन्होंने जल्दी मुझे तैयार किया, लेकिन बाद में वो भी नहीं कर सकी ऐसा। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। वो पहले, अब कुछ टाइम के लिए उन्होंने क्या किया, सिटी में आने के बाद में भी वो राइटर को उठाती थी, राइटर को तैयार करती थी, और जब वो वापस राइटर अपने घर पे आते थे तो उनको पूछती थी कि आज आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। जब ये कहते थे आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। अब वो जब राइटर अपने घर पे वापस आते थे, दादी पूछती थी क्या पढ़ा है टीचर ने, तो वो जवाब देते थे आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। मैं उनको कई सारे इंग्लिश वर्ड्स उनको बताता था कि ये मैंने सीखे हैं। उन्होंने वेस्टर्न साइंस यानी
जो अमेरिकन साइंस हैं या फिर इंग्लैंड के जो लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं, उनकी किस तरीके से साइंस है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह क्या होता है, आर्किमिडीज के रूल्स प्रिंसिपल क्या है, ये मैं अपनी दादी को बताता था तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि शी कुडंट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे लेसन्स के अंदर कोई भी हेल्प नहीं कर सकती थी, वो मेरे लेसन के अंदर सपोर्ट नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज़्यादा नाराज होती थी, बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाती थी, क्योंकि उसको लगता था कहीं ना कहीं दादी को उनकी लगता था दिस मेड हर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। उनकी दादी को नाराजगी इसलिए होती थी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इंग्लिश कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था, ना तो भगवान से रिलेटेड कोई भी बातें, गॉड से रिलेटेड कोई भी बातें उनको नहीं पढ़ाई जाती थी, स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथों के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता था। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है उसके अंदर वो आप देखो, दिस मेड हर अनहैप्पी। Get, make, cause, have, let, जनरली जो है वो गेट, मेक, कॉज और हैव, ये चार इसको कहते हैं कॉजेटिव। ये चार कॉजेटिव होते हैं। कॉजेटिव का यूज कब किया जाता है? जब आप अपना काम किसी और से करवाते हो या कोई किसी और का काम है आप कर रहे हो, किसी और चीज ने आपको हर्ट किया है, तो इन वर्ब का यूज होता है। जैसे आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ, यहां पे मेड जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहते हैं इन वर्ब का यूज करके आप, जैसे इस सेंटेंस का मतलब हो गया आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया, इस तरीके से। तो उनकी दादी दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात, ये बात जो है, यानी राइटर का इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ना, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होना, ये सारी चीजें जो है उनको काफी डिस्टर्ब करती थी, डिस्ट्रेस करती थी, परेशान करती थी। वो कहीं ना कहीं नाखुश हो जाती थी। उनको ऐसा लगता था कि भगवान के बारे में तो कुछ बात कही नहीं गई है, और उनको इन सारी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता था। आगे क्या होता है? वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, टू हर म्यूजिक हैड lewd associations, it was the monopoly of warlords and beggars, not mean for gentle folk. She had said nothing but her Silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. अब एक बार राइटर ने बताया कि जब मैंने अपने घर पे जाके अपनी दादी को बोला कि one day I announced that we were being given music lessons. सेंटेंस है we were being, ये है पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस। एक बार जब मैंने अपनी दादी को बताया, वो कह रहे हैं कि हमें स्कूल के अंदर म्यूजिक लेसन सिखाए जा रहे थे, हमें म्यूजिक के बारे में सिखाया जा रहा था, हमारे टीचर्स हमें म्यूजिक का नॉलेज दे रहे थे। जब ये बात मैंने अपनी दादी को बताई तो उनको बड़ा गुस्सा आया और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। उन्होंने कहा कि आर्लोड्स का काम है, ये जो नाचने वाली औरतें होती हैं, आर्लोड्स यानी कि जो वेश्याएं होती हैं, उनका ये काम है, बेगर्स का काम है। म्यूजिक वगैरह एक सभ्य इंसानों का, एक जो अच्छे लोग होते हैं, जेंटल लोग होते हैं, उनका ये काम नहीं है, उनको म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए।
और वो क्लियर डिसअप्रूवल उनसे नजर आता था। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद में मेरी दादी ने बहुत कम बार ही मुझसे बात की होगी। यहाँ तक इस लेसन को हम एंड करते हैं, इसके बाद में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।